हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। दोस्तों, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूमोथोरैक्स का। और न्यूमोथोरैक्स के जो बाकी टॉपिक्स है सारे उसका बेसिक्स हो गया, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, ओपन न्यूमोथोरैक्स, क्लोज न्यूमोथोरैक्स, ये सब हमने पढ़ लिया था। हमारा जो लास्ट इसमें जो टॉपिक बचा है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जो कि एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है, जिसको हम बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है। अगर आप एक डॉक्टर हैं या नर्स हैं, जो भी हैं, तो आपको ये जो है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इसको किस तरीके से ट्रीट करना है, ये बहुत ही जरूर आना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर पेशेंट का थोड़ा सा भी समय गया तो उससे उसकी मृत्यु हो सकती है, जान जा सकती है। तो इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे पहले जितने भी लेक्चर है न्यूमोथोरैक्स के, उसका बेसिक्स वगैरह जो है पहले उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर पहले का सारा क्लियर है तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो न्यूमोथोरैक्स मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी प्लूरा होती है, अगर उस प्लूरल कैविटी में एयर भर जाए, हवा भर जाए उसके अंदर, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। हमने बहुत कुछ जाना बेसिक्स से, कैसे कैसे न्यूमोथोरैक्स होता है, ओपन क्लोज क्या होता है। मैंने बताया था कि जो ओपन न्यूमोथोरैक्स होता है, जैसे ये लंग है, ठीक है, और ये है हमारी विस्ट्रल प्लूरा, और इसके बाहर होती है पैराइटल प्लूरा। अगर कोई प्लूरा में ट्रामा हुआ, डैमेज हुआ, और इसमें एयर घुसी अंदर, ठीक है, इसके अंदर एयर भर गई और अचानक से ये सील हो गया, फिर तो इसको हम बोलेंगे क्लोज न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि एयर अंदर गई फिर वो प्लूरा क्लोज हो गई। तो एयर अब बाहर नहीं आ सकती और ना अंदर आ सकती है, उसको बोला था हमने क्लोज न्यूमोथोरैक्स। अगर ये ओपन ही रह जाए कि एयर सांस ले रहे हैं तो अंदर जा रही है, छोड़ रहे हैं तब बाहर जा रही है, तो इसको हम बोल रहे थे इसको बोल रहे थे हम ओपन न्यूमोथोरैक्स। लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स की। अब टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या है, टेंशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक लंग पे प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि इसके अंदर प्लूरा के अंदर लगातार प्रेशर या टेंशन बढ़ता चला जा रहा है। अब वो किस तरीके से बढ़ेगा इसको जानते हैं हम। देखिए, ये मैंने यहाँ पे बताया है, ये हमारा लंग है, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है, और बीच में मैंने यहाँ पे हार्ट दिखाया है, ये हमारा ट्रेकिया हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब क्या होगा, ये हमारी प्लूरा है, ये है पैराइटल प्लूरा, और अंदर की तरफ जो ब्लू वाली है ये है विस्ट्रल प्लूरा, और जो रेड वाला मैंने दिखाया है ये है हमारा लंग। समझिए आप। अब क्या होगा, एक कंडीशन तो ये थी कि यहाँ पे कोई ट्रामा हुआ, कोई चोट लगी, यहाँ पे कोई चोट लगी, और इसमें बाहर से एयर घुस गई अंदर, यहाँ पे एयर आ गई, और जैसे ही चोट लगी तो थोड़ी सी एयर अंदर घुसे, उसके बाद ये तुरंत ही सील हो गया। तो अब एयर के लिए कोई रास्ता है यहाँ पे, एयर के लिए कोई रास्ता है, एयर तो इसके अंदर बंद हो गई, तो इसको बोलते हैं हम क्लोज न्यूमोथोरैक्स, कि पंचर हुआ, एयर घुसी, फिर वो अपने आप ही सील हो गया। तो ये हो गया हमारा क्लोज न्यूमोथोरैक्स। एक कंडीशन मैंने बताई थी कि ये अगर ओपन ही रह जाए तो एयर इसमें क्या होगा, अंदर घुस जाएगी, जैसे हम सांस लेंगे प्रेशर क्रिएट होगा, ये एयर अंदर जाएगी, जैसे हम सांस छोड़ेंगे प्रेशर क्रिएट होगा, ये बाहर आएगी। तो इस तरीके से भी हो सकता है, और ये अंदर की तरफ से भी हो सकता है, कि अंदर की तरफ से, कि ये हमारा मान लो एल्वुलाई है, इस तरीके से मान लो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, या उसके अंदर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हुआ, तो ये एल्वुलाई फट गई, और इस तरीके से यहाँ से भी एयर एंटर ले सकती है, यहाँ से एंटर लिया, फटा ये, और फिर दोबारा सील हो गया, तो ये हो गया क्लोज। अगर ये फटा, ये ओपन का ओपन रह गया, तो ये हो जाएगा अपना ओपन न्यूमोथोरैक्स। तो दोनों तरह से हो सकता है। लेकिन ये जो मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं, इसमें क्या होगा, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, इसमें एक वन वे वॉल्व बन जाता है। वन वे वॉल्व, वन वे वॉल्व का मतलब क्या है, कि जैसे ये हमारी प्लूरा है पैराइटल, ये हमारी विसरल प्लूरा है, समझ गए आप। तो इस तरीके से मान लीजिए कोई कट लगा,
इस तरीके से कोई कट लगा, और इस कट के लगने से क्या हुआ, ये जो हमारी प्लूरा है ये इस तरीके से बन गई, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई, मतलब यहाँ एक वॉल्व टाइप का बन गया, ये ओवरलैप हो गई। अब ये ओवरलैपिंग किस तरीके की होगी, इस तरीके से ओवरलैप हो गई एक दूसरे के ऊपर, ये ओवरलैप कर गया। अब क्या होगा, जैसे पेशेंट सांस अंदर लेगा प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। जैसे पेशेंट जब इंस्पिरेशन करेगा तो ये वॉल्व ओपन हो जा रहा है, तो एयर यहां से अंदर घुस रही है, ठीक है, एयर एंटर कर गई। लेकिन जैसे पेशेंट सांस छोड़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर से क्या होगा, ये वॉल्व अपने आप क्लोज हो जाएगा। जब यहां से प्रेशर इस ओर आएगा, एयर का छोड़ेगा पेशेंट सांस, तो ये बंद हो जा रहा है, फिर सांस जैसे ले रहा है फिर ये ओपन हो जा रहा है। तो इससे क्या होगा, लगातार इसके अंदर हवा अंदर भरने लगेगी, मतलब एयर अंदर तो आएगी, और लेकिन एयर अंदर तो आएगी और एयर बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि आपने कोई भी बीपी इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, तो जैसे उसको हम दबाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसको पीछे की ओर एक वाल्व लगा होता है, तो जैसे हम दबाते हैं तो एयर अंदर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो छोड़ते हैं हम उसको, तो उसमें एक छोटा सा प्लास्टिक का कुछ होता है लगा हुआ, वो उसको क्लोज कर देता है, यानी वॉल्व बना होता है उसमें एक। तो यहाँ पे भी एक वॉल्व क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। यहाँ मैं इसको क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ एक क्या होगा, ये वॉल्व क्रिएट हो गया मान लीजिए इस तरीके से। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ उसको, या थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये तो हमारा लंग हो गया, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, मान लो छोटा होता जा रहा है, किस वजह से छोटा हो रहा है, देखना आप है। ये है हमारी पैराइटल प्लूरा जो लंग से अटैच रहती है, और विसल प्लूरा ये लंग से अटैच रहेगी हमेशा, और ये हमारी बाहर वाली पैराइटल प्लूरा। तो यहाँ इस तरीके का वॉल बन गया, मान लीजिए ऐसे, ये ऐसा वॉल बन गया। तो जैसे ही पेशेंट सांस अंदर लेगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो एयर क्या होगी, जैसे सांस लेगा ये ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे ओपन हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से ओपन हो गया, और एयर इसके अंदर एंटर करने लगेगी, इस तरीके से एयर इसमें एंटर करेगी, समझ गए आप। और जैसे ही पेशेंट एक्सपिरेशन करेगा, बाहर की ओर हवा छोड़ेगा, तो ये वॉल्व क्या होगा, इस टाइम तो एयर अंदर की ओर आ रही है, फिर एयर जब बाहर की ओर प्रेशर लेगा, तो इस प्रेशर से ये वॉल्व क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो सांस लेंगे तो एयर अंदर आएगी, सांस छोड़ेंगे तो बाहर होगी, तो लगातार क्या होगा, इसके अंदर हवा भरती रहेगी, अंदर क्या होगा, प्रेशर इसके अंदर लगातार बढ़ता रहेगा। और जैसे जैसे इसके अंदर प्रेशर लगातार बढ़ता रहेगा, ये जो हमारा लंग है ये इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, और लंग हमारा क्या होने लगेगा, कोलैप्स होने लगेगा। क्या होगा, लंग कोलैप्स हो जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा अंदर की ओर, ठीक है, समझ गए आप। यहाँ पे एक हमारा वन वे वॉल बन गया है, जिसके वजह से हमारा प्लूरा के अंदर जो है प्रेशर जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा, और उस बढ़ते प्रेशर की वजह से क्या होगा, हमारा लंग कोलैप्स करने लगेगा अंदर की ओर। यही कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है। मान लीजिए कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे फट गया, यहाँ पे डैमेज हो गया एल्विलाई, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी ये वॉल्व इस तरीके से बन सकता है। तो पेशेंट जैसे ही सांस लेगा तो एयर अंदर जाएगी, सांस छोड़ेगा तो वॉल्व बंद हो जाएगा, सांस लेगा अंदर आएगी तो लगातार इसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो ये बाहर से भी हो सकता है, ये अंदर से भी हो सकता है, दोनों तरीके से ये कंडीशन पैदा हो सकती है। तो मैं अब डायग्राम को थोड़ा सा बदलने जा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि ये लगातार एयर इसके अंदर भर रही है, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, तो ये लंग को कोलैप्स करने लगेगा। अब क्या होगा, हमारा लंग जो है वो क्या होगा, प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो जाएगा। मान लीजिए लंग जो है ये कोलैप्स हो गया, इतना छोटा हो गया,
ठीक है, ये लंग कोलैप्स। पैराइटल प्लूरा जो है वो बाहर की ओर, क्योंकि वो चेस्ट वॉल से, ये तो चेस्ट वॉल से अटैच है ना, ये तो बाहर हमारी चेस्ट वॉल है, रिब्स वगैरह है, ये तो इससे अटैच रहती है, तो ये बाहर की ओर रहेगी। विसल प्लूरा जो है वो लंग से अटैच रहती है, तो वो क्या होगी, अंदर की ओर धस जाएगी। ये मैंने बीच में बना दिया है मसल्स, ठीक है, बाहर के चेस्ट वॉल हो गई इस तरीके से, उसको हटा देते हैं। अब ये लंग जो है ये कोलैप्स मेरा हो गया। अब लंग कोलैप्स हो गया, यहाँ मैंने एक छोटी सी एल्वेलाई दिखाई है, और जो ये हमारा ये विसरल प्लूरा कहाँ है हमारे, विसरल प्लूरा जो है हमारे वो लंग पैरेन्काइमा से क्या होती है, अटैच रहती है, तो ये इससे अटैच रहेगी। ठीक है, ये इससे अटैच रहेगी, और ये हमारा हो गया प्लूरल स्पेस। और इस प्लूरल स्पेस में क्या है, लगातार, क्योंकि यहाँ पे एक वन वे वॉल बन गया है, ये वन वे वॉल बन चुका है यहाँ पे, और इस वॉल के वजह से लगातार इसके अंदर एयर का प्रेशर बढ़ रहा है, और ये जो कि लंग को अंदर की ओर प्रेशराइज कर रहा है, टेंशन दे रहा है अंदर की ओर, एक प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो है हमारा लंग जो है वो कोलैप्स हो रहा है। अब ये लंग कोलैप्स होगा तो ये हमारा सीधा सीधा दूसरी साइड में, यानी कि दूसरा जो लंग है या हार्ट है, उसके ऊपर क्या लगाएगा, एक प्रेशर लगाने लगेगा, समझ रहे हो आप, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, इस ओर अब एक धक्का लगने लगेगा, लंग वैसे कोलैप्स होता जा रहा है। अब ये लंग कोलैप्स हो गया तो इसके अंदर एयर आएगी क्या, इसके अंदर वेंटिलेशन हो पाएगा, नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पे सिम्टम की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी इसकी वजह से, तो देखिए पहला है एक्यूट चेस्ट पेन, क्योंकि चोट लगी है, ट्रामा हुआ है, और लगातार लंग पे प्रेशर बढ़ रहा है और लंग एक साइड धकेला जा रहा है, कोलैप्स कर रहा है, तो उस वजह से पहला हमारा क्या होगा, चेस्ट पेन होगा पेशेंट को, ये सिम्टम की मैं बात कर रहा हूँ, एक चेस्ट पेन होगा। दूसरा है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि भाई एयर की जो यहाँ पे वॉल्यूम है यहाँ पे लंग की वो कम हो गई, तो उसमें अब एयर कम आएगी तो वेंटिलेशन कम होगा, बॉडी में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है, उसको उसी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और एंजाइटी, घबराहट वगैरह भी होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है घबराहट होगी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लगातार चेस्ट में प्रेशर बढ़ रहा है। फिर क्या क्या साइन है, ये तो सिम्टम हो गए जो हमें पेशेंट बता रहा है, अब साइन क्या है, क्या क्या हम उसमें देखेंगे पेशेंट में, क्योंकि जो हमारा टेंशन न्यूमोथोरैक्स है इसके लिए हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करा लें, पेशेंट का सीटी स्कैन करा लें, अगर इस इतना टाइम हमने उस चीज में खपा दिया तो इतनी देर में लंग कोलैप्स हो जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, क्लिनिकली डायग्नोस करना है। तो क्लिनिकली डायग्नोस हम कब कर पाएंगे, जब हमें साइन और सिम्टम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से पता होंगे। ठीक है, तभी हम इसको क्लिनिकली डायग्नोस कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट, हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो हम कर पाएंगे और पेशेंट की जान हम बचा सकते हैं। तो साइन हमें क्या क्या देखने हैं, एक तो टैकिप्निया होगा, क्योंकि लंग कोलैप्स हो गया है तो और ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई सही से नहीं हो रही है, तो पेशेंट टैकिप्निया में जाएगा ना, तेजी से सांस लेगा, उसका रिस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ने लगेगा और तेजी से सांस लेने लगेगा, तो हमें क्या होगा, पेशेंट को देखने को मिलेगा हमें साइन में, एक तो टैकिप्निया, फिर साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है तो उसकी जो फिंगर है, ठीक है, जो टिप्स है वो ब्लू हो जाएंगी, उसके लिप्स ब्लू हो जाएंगे, टंग ब्लू हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं साइनोसिस। साइनोसिस होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उसको हमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। टैकीकार्डिया, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कम है बॉडी में, तो हार्ट रेट बढ़ा के बॉडी, हार्ट की पंपिंग बढ़ा के ब्लड में ब्लड को ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करने के लिए हार्ट रेट बढ़ा लेती है, तो आप जानते ही हैं, तो टैकीकार्डिया होगा। जेवीपी राइज होगी, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा। ठीक है, अब क्यों होगा, देखिए एक चीज हमें यह समझनी है कि जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ रहा है इसके ऊपर, ये लंग कोलैप्स हो रहा है, तो हमारा जो मीडियास्टिनम है ये भी हमारा क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में, कॉन्ट्रालैटरल साइड में, यानी दूसरी साइड में, जिस साइड, अगर इस साइड का लंग कोलैप्स कर इस साइड में न्यूमोथोरैक्स है तो इस साइड शिफ्ट हो जाएगी, इस साइड का है तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगी,
तो इसमें हमें ट्रेकिया जो है, जैसे ये सीधा है ट्रेकिया, ये हमें डेविएटेड मिलेगा, तिरछा हो जाएगा, इस तरफ घूम जाएगा। क्या होगा, ट्रेकिया जो है ये हमारा डेविएट होने लगेगा, शिफ्ट होने लगेगा, क्योंकि इधर से प्रेशर पड़ रहा है। और इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, हमारा ये सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ से हमारा ब्लड आ रहा है, और ये इंफीरियर वेना कावा है। क्योंकि प्रेशर कहाँ कहाँ पड़ेगा हमारा, ये लंग पे तो पड़ रहा है, ऐसे भी पड़ रहा है प्रेशर, नीचे की ओर भी प्रेशर पड़ रहा है, तो हमारा डायाफ्राम भी नीचे की ओर दबेगा, तो यहाँ पे हमारा इंफीरियर वेना कावा भी है, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा भी है, और यहाँ सुपीरियर वेना कावा। तो जब सुपीरियर वेना कावा पर प्रेशर पड़ेगा तो ये भी क्या है, हमारा सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, इस पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, ये क्या है, यहाँ से ऐसा है, ये ऐसा सिकुड़ने लगेगा, अंदर इस पे प्रेशर पड़ेगा, ये भी पिचक जाएगा। तो जैसे ये दबेगा सुपीरियर वेना कावा, पिक्चर मैंने एक लगा दी है, उसमें आप देख लेना। तो जैसे ही सुपीरियर वेना कावा पिचकेगा अंदर, तो इसमें ऊपर से जो ब्लड सप्लाई आ रही है हमारे ब्रेन साइड से, वो ब्लड सप्लाई क्या होगी, उसमें रुकावट पैदा होगी, क्योंकि जो पाइप था वो दब गया प्रेशर की वजह से, भाई इस साइड उसने प्रेशर लगाया और ये पाइप दब जाएगा, तो यहाँ से पानी सॉरी ब्लड जो है वो कम आएगा। जब ब्लड यहाँ कम आएगा, तो जब राइट एट्रियम में ब्लड कम आएगा, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा, तो लंग में ब्लड कम पहुंचेगा। फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड कम आएगा, तो बॉडी में जो है वो ब्लड सप्लाई भी कम होगी। समझ रहे हो आप, जब ब्लड आएगा ही नहीं ना, नीचे से आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये आईबीसी हमारा प्रेशर की वजह से छोटा हो गया है, सिकुड़ गया, दब गया है, और एसपीसी भी हमारा दब जाएगा, तो हमारा जो है जो ब्लड प्रेशर है पेशेंट का वो भी डाउन जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह सब कम हो जाएगी, क्योंकि ब्लड आ ही नहीं पा रहा है। और जो ब्लड नीचे जाना चाहिए ऊपर का, वो नीचे हार्ट में ना जाके बैक प्रेशर होने लगेगा, तो जो हमारी नेक की जो वेन है वो भी डिस्टेंडेड दिखेगी पेशेंट की, तो जेवीपी हमें राइज दिखेगा। फोटो में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर लगा दिया है, जेवीपी पेशेंट का राइज दिखेगा, ये है हमारा इसका एक साइन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम कम क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, जो हमारा ब्लड है जो ऊपर से वेनस रिटर्न है, वो क्या हो गया, कम हो गया। जब वेनस रिटर्न कम हो गया तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और बीपी फॉल करने लगेगा पेशेंट का, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये साइन हमें देखने को मिलेंगे, ये साइन मिल रहे हैं, ये सिम्टम देखने को मिल रहे हैं पेशेंट के अंदर। और इंस्पेक्शन अगर हम करेंगे तो इंस्पेक्शन करेंगे तो इंस्पेक्शन में क्या होगा, हमें जो लंग, जिस लंग में न्यूमोथोरैक्स डेवलप हुआ है, टेंशन न्यूमो का, उसमें हमें चेस्ट का मूवमेंट कम दिखेगा। भाई मैं सांस ले रहा हूं, मेरी चेस्ट चल रही है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, लेकिन जिस चेस्ट में जो कोलैप्स ही कर गया लंग, जब उसमें एयर ही एंटर नहीं हो रही, क्या उसके अंदर मूवमेंट होगा? आप सोचिए, जिस लंग में एयर एंटर ही नहीं कर रही है, क्योंकि एयर, लंग तो कोलैप्स कर गया, यहाँ एयर एंटर कर ही नहीं रही, ये एरिया तो अब क्या हो गया, खाली हो चुका है, ये एरिया क्या हो गया, खाली हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, हम अगर देखेंगे उसको तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इंस्पेक्शन में हमें देखने को मिलेगा डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट या अपसाइड चेस्ट मूवमेंट भी हो सकता है अगर लंग्स पूरा कोलैप्स कर गया हो। पाल्पेशन अगर हम करेंगे, पाल्पेट करके अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो ये जो हमारा ट्रेकिया है, ये जो ट्रेकिया है हमारा, ये डेविएट होने लगेगा कॉन्ट्रालैटरल साइड में, यानी कि अगर राइट लंग है तो लेफ्ट साइड में ट्रेकिया हमारा इस तरीके से हमें डेविएटेड मिलेगा। हम चेक करेंगे तो हमें ट्रेकिया डेविएटेड मिलेगा। तो मीडियास्टिनल एंड ट्रेकियल शिफ्ट टू कॉन्ट्रालैटरल साइड, तो ये मीडियास्टिनम जो है, हार्ट भी जो है इस तरीके से दूसरी साइड में जाने लगेगा, और ये ट्रेकिया भी हमारा दूसरी साइड में कॉन्ट्रालैटरल साइड में शिफ्ट होने लगेगा। तो मीडियास्टिनल शिफ्ट और ट्रेकियल शिफ्ट हमें देखने को इसमें मिलता है। फिर है हमारा परकशन में, अगर हम परकशन करेंगे पेशेंट में तो क्या हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि हम परकस करते हैं ना, अगर मैं परकशन करके देखूंगा पेशेंट में, तो उसका ये लंग, इसके अंदर ये तो खाली है, हॉलो है, पूरा खाली है। तो जब इसमें परकशन करेंगे तो हाइपर रेजोनेंट नोड इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे एक ड्रम होता है ना, अगर मैं उसमें बजाऊं तो डम डम अंदर आवाज आएगी, बजता है वो। हाइपर रेजोनेंट नोड जो है, इसमें इसको बजाऊंगा, यहाँ पे हाइपर रेजोनेंट नोड देखने को हमें मिलेगा, गूंजेगी आवाज उसके अंदर, समझ रहे हो आप। यहाँ पे क्योंकि एयर ये फिल है पूरा लंग, तो इसमें आवाज नहीं गूंजेगी, हाइपर रेजोनेटिंग नोड इसमें नहीं आएगा। और अस्कल्टेट करेंगे हम, स्टेथोस्कोप लगा के देखेंगे तो क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ हम स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो क्योंकि यहाँ एयर आ नहीं रही है, तो एब्सेंट ब्रेथ साउंड, जो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड होती है, वो हमें देखने को उसमें अस्कल्टेट करेंगे तो उसमें हमें नहीं मिलेगी, एब्सेंट मिलेगी। तो ये सब चीजें हमें देख के ये अंदाजा लगा लेना है कि पेशेंट को क्या हुआ है,
टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। ये सब चीजें अगर आपको क्लियर बताऊंगी, ये सारी चीजें आपकी मैच कर रही होंगी, तो आप इसको क्लिनिकली डायग्नोस कर सकते हैं। और जब आपने इसको क्लिनिकली डायग्नोस कर लिया तो उसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या होता है अब हम उसको जानते हैं। तुरंत हमें क्या इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना है। तो मान लीजिए जैसे आपको पता लग गया कि यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो गया है राइट साइड में। अब ट्रीटमेंट में क्या करना है? ट्रीटमेंट में हम करते हैं नीडल डीकम्प्रेशन। नीडल डीकम्प्रेशन में हम क्या करेंगे, एक नीडल होती है जिसे व्हाइट बोर्ड नीडल बोलते हैं, 14 गेज का जो नीडल होती है उसको हम लेंगे और 14 गेज के नीडल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, डीकम्प्रेस करना है। अब कौन से एरिया में करना है? तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम हर पेशेंट में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में उस नीडल को मिड क्लेविकुलर लाइन पे घुसा देते थे, ठीक है, डीकम्प्रेस कर देते थे। तो पहले हम क्या करते थे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेकिन अब क्या है, अब क्या है, हमारी गाइडलाइन चेंज हो चुकी है और उसमें हम क्या करते हैं कि जो बच्चा है, बच्चों में हम क्या करेंगे, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में हम मिड क्लेविकुलर लाइन पे हम क्या करेंगे, नीडल, ठीक है, नीडल को अंदर घुसा देते हैं, इसमें डिकम्प्रेस कर देते हैं। किसमें? ये मान लीजिए फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, ये थर्ड है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस ये हुआ, लेकिन हम किसके ऊपर करेंगे, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस के नीचे नहीं, थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के जस्ट ऊपर उस नीडल को हम प्रिक करेंगे, घुसा देंगे अंदर, डिकम्प्रेस करेंगे। और एडल्ट में हम क्या कर देंगे, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस या फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हम एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे हम क्या करेंगे, डिकम्प्रेस करेंगे। ये मान लीजिए थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई और ये सिक्स्थ है। तो या तो हम फोर्थ में करेंगे, फिफ्थ के जस्ट ऊपर, और या तो हम सिक्स्थ में करेंगे, फिफ्थ में करेंगे जस्ट सिक्स्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, सिक्स्थ रिब के ऊपर। ये फर्स्ट रिब है, मान लीजिए सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में जस्ट, अब हमें जस्ट रिब्स के नीचे क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके जो नीचे होता है हमारा, रिब्स के नीचे ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमें क्या करना है, रिब्स के जो भी है, जैसे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है तो उसके नीचे नहीं करना है, थर्ड के ऊपर करना है, समझ गए आप? तो इन चिल्ड्रन, बच्चों में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में करना है और एडल्ट में फिफ्थ में या फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में हमें क्या करना है, इसको इंसर्ट करना है। व्हाइट बोर्ड नीडल या 14 गेज की हमें नीडल लेनी है, उसको इंसर्ट करना है। तो जैसे आप मान लीजिए मैंने यहाँ इंसर्ट किया इसको सेकंड फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, मान लो मैंने जैसे इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, ये मैंने नीडल इंसर्ट कर दी इस तरीके से, ऐसी ये मान लो नीडल है, तो क्या होगा, तुरंत क्या है, एयर जो है वो इसमें से बाहर आने लगेगी। क्या होगी, एयर क्या होगी, बाहर आ जाएगी इस तरीके से। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा टेंशन न्यूमोथोरैक्स को हम ओपन न्यूमोथोरैक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं एक प्रकार से। तो जैसे हम इसे डिकम्प्रेस करेंगे तो ये सारी एयर क्या होगी, बाहर आ जाएगी। तो जैसे ही बाहर आ जाएगी, लंग अपना फिर पुरानी स्टेज में आने लगेगा। तो ये तो इमरजेंसी कंडीशन हो गई कि हमने नीडल इंसर्ट कर दी और एयर को बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे पेशेंट मेंटेन हो गया, उसके बाद हमें क्या करते हैं, हम इसमें आईसीडी डालते हैं, आईसीडी इंटरकॉस्टल ड्रेन। एक ट्यूब लेंगे हम, उसको एक ट्यूब को हम इसके अंदर डाल देते हैं, ट्यूब को इस तरीके से डालेंगे और एक कोई भी वाटर सील्ड बोतल होती है इस तरीके से, ये पूरा इसमें वाटर भरा होता है, सील्ड होता है इस तरीके से, सही से बनाया नहीं मैंने, इस तरीके से। और इसमें आईसीडी हम डालेंगे, इंटरकॉस्टल ड्रेन, ये जो ट्यूब है इसको हम इंसर्ट कर देंगे और लगातार क्या होगा, इससे जो भी एयर है इसमें, जब तक पेशेंट नॉर्मल नहीं हो जाता है तब तक ये एयर है इसके अंदर से वो लगातार बाहर आती रहेगी। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। और हम क्या कर सकते हैं, और पेशेंट को हम 100% उसका सैचुरेशन मेंटेन रखेंगे, उसको ऑक्सीजन देंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे ताकि वो डिसैचुरेट ना हो, ठीक है। ये सब चीजें हम इसमें करेंगे। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, हम नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे उसमें तुरंत ही। कौन सी लोकेशन में, बच्चों में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन, और एडल्ट में फोर्थ या फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे हम डिकम्प्रेस करेंगे।
उसके बाद हमारा ये हम ICD इसमें इंसर्ट कर देंगे, इंटरकॉस्टल ड्रेन, ये जो चेस्ट ट्यूब है इसको हम लगा देंगे इसमें, और पेशेंट को हम इस तरीके से हैंडल करते हैं और ऑक्सीजन पेशेंट को देनी है। उसके बाद आप एक्सरे वगैरह करा सकते हैं कि कितना निमोथोरेक्स अभी रिजॉल्व हुआ है, कितना रह गया है, ये सब चीजें हम देखते रहेंगे लगातार, उसको एक्सरे कराते रहेंगे और ये ट्यूब के थ्रू हमारा लगातार एयर को बाहर निकलते रहेंगे। और जब पेशेंट हमारा स्टेबल हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम इस ट्यूब को फिर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा था टेंशन न्यूमोथोरेक्स। तो मैंने आपको पूरा क्लियर बता दिया कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, कैसे हम इसे क्लिनिकली डायग्नोस करेंगे, और क्या इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, और क्या परमानेंट ट्रीटमेंट इसका क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हर किसी को ये जो भी मेडिकल फील्ड में है उसको ये आना चाहिए, और क्लिनिकली डायग्नोस करना इसको आना चाहिए, और क्या इसका ट्रीटमेंट है, नीडल डिकम्प्रेशन कैसे करना है, ये हर किसी को आना चाहिए। ये चीज अगर आपको आती है बहुत अच्छे से, आपने ये समझ लिया, तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। क्योंकि ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स कहीं भी हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ, रिप टूट के अंदर घुस गई, तो ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, या ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरेक्स ये हो सकता है। तो आप इसको क्लिनिकली डायग्नोस करके किसी की भी जान बचा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, तो इसके लिए मैं अलग से, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए, ओपन क्लोज न्यूमोथोरेक्स में, इसलिए मैंने आपको ये उसमें नहीं समझाया। सो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई चीज छूट गई हो, या कुछ कमी रह गई हो, या आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो थैंक यू वेरी मच।